अमेरिकी गृह युद्ध के बीच की एक अंधेरी रात की कल्पना कीजिए। ये वो दौर था जब अमेरिका मतलब उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ था। यूनियन और कॉन्फेडरेसी। और दक्षिण लड़ रहा था गुलामी को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। तो चार्ल्सटन हार्बर, साउथ कैरोलिना का पानी एकदम शांत है, पर हवा में एक जबरदस्त तनाव है। और उसी अंधेरे में एक गुलाम बनाया गया व्यक्ति कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। हाँ, वो एक कन्फेडरेट जंगी जहाज CSS प्लांटर को चुराने की तैयारी में है। और ये सिर्फ भागना नहीं है। नहीं, ये एक मिशन है। एक मिशन, अपने परिवार और साथियों को लेकर दुश्मन के किलों की पूरी लाइन को धोखा देकर सीधे यूनियन नेवी की तरफ पहुंचना। और ये कहानी सिर्फ एक भागने की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक इंसान अपने ज्ञान, अपने हुनर और अपने हिम्मत का इस्तेमाल करके बस एक रात में इतिहास का रुख बदल सकता है। आज हम रॉबर्ट स्मॉल्स की जिंदगी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो गुलामी में पैदा हुआ, लेकिन अपनी दिलेरी से एक युद्ध नायक बना, और फिर एक अमेरिकन कांग्रेसी। तो आज का हमारा मिशन साफ है। दिए गए स्रोतों के जरिए रॉबर्ट स्मॉल्स की इस असाधारण यात्रा को समझना। आखिर कैसे उन्होंने गुलामी से आज़ादी तक का सफर तय किया और फिर एक राजनेता बनकर अपने लोगों के हकों के लिए लड़े। चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1839 में, साउथ कैरोलिना के ब्यूफोर्ट में। हाँ, जहाँ रॉबर्ट स्मॉल्स का जन्म हुआ था, और वो भी गुलामी में। जब वो बस एक लड़के ही थे, उन्हें काम करने के लिए चार्ल्सटन शहर भेज दिया गया। और वहाँ उन्होंने हर तरह के काम किए, कभी लैंप लाइटर, कभी वेटर, तो कभी बंदरगाह पर मजदूरी। और इन्हीं सब कामों से उन्हें बंदरगाह और जहाज़ों की एक ऐसी समझ मिली जो शायद ही किसी के पास थी। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। एक तरह से ये अनजाने में उनकी आज़ादी की तैयारी हो रही थी। अच्छा, हाँ, उन्होंने बंदरगाह का हर कोना, लहरों का हर मिजाज, जहाज़ों के आने जाने का हर नियम सीख लिया था। चार्ल्सटन का बंदरगाह उनका क्लासरूम बन गया था। लेकिन जो असली प्रेरणा थी वो शायद कुछ और थी। बिल्कुल, असल में जो चीज उन्हें हिम्मत दे रही थी वो था उनका परिवार। उन्होंने हैना नाम की एक गुलाम महिला से शादी की, उनके बच्चे भी हुए। पर गुलामी की सबसे खौफनाक सच्चाई तो यही थी कि उनका मालिक किसी भी पल उनके परिवार को तोड़ सकता था, उन्हें अलग अलग बेच सकता था। और यही डर, यही अनिश्चितता उन्हें हर रोज आजादी का रास्ता खोजने पर मजबूर कर रही थी, है ना? हर रोज। और फिर 1861 में गृह युद्ध शुरू हो गया। हाँ, और स्मॉल्स को CSS प्लांटर नाम के एक कन्फेडरेट जहाज पर काम करने के लिए लगा दिया गया। ये जहाज मतलब बंदूकें और गोला बारूद ले जाता था? हाँ, बंदूकें, गोला बारूद और दूसरा जरूरी सामान बंदरगाह के आसपास के किलों तक पहुंचाता था। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जहाज के जो गोरे अफसर थे वो स्मॉल्स के हुनर पर इतना भरोसा करते थे कि असल में जहाज का पायलट वही था। जहाज का पायलट, जबकि कानूनी तौर पर वो अभी भी किसी की संपत्ति थे, एक गुलाम। बिल्कुल। और यही भरोसा उनकी आजादी की योजना का सबसे बड़ा हथियार बना। कैसे? देखिए, इन यात्राओं के दौरान वो सिर्फ जहाज नहीं चला रहे थे, वो उस सिस्टम की भाषा सीख रहे थे जिसने उन्हें कैद कर रखा था। वो चुपचाप सब कुछ याद कर रहे थे। जैसे जहाज के सीक्रेट सिग्नल कोड, गार्ड्स की अदला बदली का समय, यहाँ तक कि पानी के नीचे कहाँ-कहाँ माइंस बिछाई गई हैं। वो सिस्टम को आप कह सकती हैं अंदर से हैक कर रहे थे। और दूर से उन्हें यूनियन नेवी के जहाज दिखते होंगे। हाँ, जो नाकाबंदी करके खड़े थे, और वही जहाज उनके लिए आजादी की एक उम्मीद थे। तो योजना बन रही थी, लेकिन इसका जोखिम, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। पकड़े जाने पर सजा सिर्फ मौत होती, और वो भी शायद बहुत दर्दनाक। तो उन सब ने मिलकर क्या तय किया? जोखिम इतना ज्यादा था कि उन्होंने और उनके साथियों ने एक भयानक फैसला किया। क्या? उन सब ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर योजना नाकाम हुई और वे पकड़े जाने लगे तो वे जहाज में रखे बारूद से खुद को और पूरे जहाज को उड़ा देंगे। लेकिन जिंदा वापस गुलामी में नहीं लौटेंगे। कभी नहीं। ये बात दिखाती है कि आजादी उनके लिए कितनी बड़ी चीज थी। वो गुलामी से बेहतर मौत को मानते थे। तो वो बड़ा दिन आखिर आ ही गया, 12 मई 1862 की रात। हाँ, उस दिन प्लांटर एक मिशन से लौटा था और जहाज के 3 गोरे अफसर बहुत थके हुए थे। और उन्होंने नियमों को तोड़ दिया। हाँ, उन्होंने जहाज को 8 गुलाम क्रू मेंबरों के भरोसे छोड़ दिया और खुद रात गुजारने किनारे चले गए। और यही वो मौका था जिसका स्माइल्स महीनों से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, ये किस्मत और तैयारी का एक बेहतरीन संगम था।
ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। तो क्या हुआ उस रात? आधी रात के बाद जब बंदरगाह पर खामोशी छा गई, स्माइल्स और उनके साथ साथियों ने चुपचाप जहाज का बॉयलर चालू किया। किसी को शक ना हो इसके लिए उन्होंने जहाज की सीटी भी बजाई होगी, है ना? वो डॉक से हटा लिया। लेकिन वो सीधे नहीं भागे। नहीं, वे पहले एक दूसरे घाट पर रुके, जहां अंधेरे में स्मॉल्स की पत्नी, उनके बच्चे और 4 दूसरे परिवारों के सदस्य छुपकर इंतजार कर रहे थे। मतलब अब जहाज पर लगभग 16 लोग थे। 16 लोग, 8 मर्द, 5 औरतें और 3 बच्चे, और उन सब की जिंदगी अब रॉबर्ट स्मॉल्स के हाथों में थी। तो अब वे जहाज पर हैं अंधेरे में, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उन किलों से गुजरना। हाँ, चार्ल्सटन हार्बर उस समय अमेरिका के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक था। हर तरफ तोपें तैनात थीं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यहीं पे स्मॉल्स की होशियारी देखने लायक है। उन्होंने सिर्फ जहाज चलाना नहीं सीखा था, उन्होंने अपने दुश्मनों की मानसिकता को भी पढ़ लिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कप्तान का कोट और उसकी जैसी एक बड़ी सी स्ट्रॉ हैट पहन ली और उसी जगह पर खड़े हो गए जहां कप्तान आमतौर पर खड़ा होता था। ये बहुत चालाकी भरा कदम था, लेकिन क्या किसी को शक नहीं हुआ? यही तो इस योजना की खूबसूरती है। उन्होंने सिस्टम के अहंकार का फायदा उठाया। मतलब उन गार्ड्स के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि एक अश्वेत व्यक्ति, एक गुलाम जहाज चला सकता है। उनकी सोच में ही ये बात फिट नहीं होती थी। अच्छा। तो जैसे ही जहाज एक एक करके किलों के पास से गुजरा, स्मॉल्स ने वही सीटी बजाई, वही सिग्नल दिए जो उन्होंने महीनों तक ध्यान से देखकर सीखे थे। और हर चेक पॉइंट पर संतरियों ने मान लिया कि ये कप्तान ही है और जाने का इशारा कर दिया। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि एक गुलाम उनकी नाक के नीचे से उनका ही जंगी जहाज लेकर जा रहा है। मतलब वे एक के बाद एक किले पार करते गए और फिर आया होगा फोर्ट समटर, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक किला। फोर्ट समटर आखिरी और सबसे बड़ी बाधा थी। वहां जरा सी भी गलती का मतलब था मौत। वहां क्या हुआ? जहाज जैसे ही किले की रेंज में आया, स्मॉल्स ने पूरी हिम्मत के साथ सही कोड वाली सीटी बजाई। कुछ पल की खामोशी रही होगी जो उन 16 लोगों के लिए सदियों जैसी लगी होगी। और फिर किले से जवाब में सिग्नल आया, सब ठीक है, आगे बढ़ो। वाह! उन्होंने कर दिखाया था। वे दुश्मन के सबसे बड़े किले को धोखा दे चुके थे। तो वे बाहर निकल गए, आजादी के बहुत करीब। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई है ना, एक और खतरा था। बिल्कुल। जैसे ही वे कन्फेडरेट इलाके से बाहर निकले और सुबह की पहली किरण आसमान में फैली, सामने खड़े यूनियन नेवी के बेड़े ने उन्हें देख लिया। और यूनियन जहाज यूएसएस ऑनवर्ड के सैनिकों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दुश्मन का एक जंगी जहाज पूरी रफ्तार से सीधा उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें लगा कि ये एक हमला है और उन्होंने अपनी तोपों का मुंह प्लांटर की तरफ कर दिया। मतलब आजादी के इतने करीब आकर सब कुछ एक गलतफहमी में खत्म हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? उस आखिरी पल में वे कैसे बचे? यहाँ भी स्मॉल्स की दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने इस खतरे का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। क्या उन्होंने? उन्होंने फौरन जहाज पर लगे कॉन्फेडरेट झंडे को नीचे उतारने और उसकी जगह एक सफेद चादर लहराने का आदेश दिया, जो आत्मसमर्पण का निशान था। और जैसे ही वो यूनियन जहाज के करीब पहुंचे, स्मॉल्स ने अपनी हैट उतारी और चिल्लाकर ऐलान किया, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए कुछ बंदूकें लाया हूँ। यूनियन नाविकों का क्या रिएक्शन रहा होगा? वे तो हैरान रह गए होंगे। हैरान से भी ज्यादा। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जब यूनियन अफसर जहाज पर आए और उन्होंने देखा कि जहाज को कुछ गुलाम लोग चलाकर लाए हैं, तो उनका अचंभा देखने लायक था। और स्मॉल्स ने सिर्फ जहाज नहीं सौंपा। नहीं, उन्होंने न सिर्फ एक कीमती जहाज जिसमें 4 बड़ी तोपें और भारी मात्रा में गोला बारूद था उन्हें सौंपा, बल्कि उन्होंने चार्ल्सटन की सुरक्षा, सैनिकों की तैनाती और पानी के नीचे बिछाई गई माइंस के बारे में इतनी सटीक खुफिया जानकारी दी कि यूनियन आर्मी हैरान रह गई। वो सिर्फ एक भगोड़े नहीं थे, वो एक खजाना लेकर आए थे। बिल्कुल। इस एक रात ने रॉबर्ट स्मॉल्स को पूरी तरह बदल दिया। वो रातों रात उत्तर में एक हीरो बन गए। अखबारों में उनकी कहानियां छपने लगीं। उन्हें और उनके साथियों को इनाम में जहाज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा मिला, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो गया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, वो यहीं नहीं रुके। वो वापस लड़ाई में क्यों गए? क्योंकि स्मॉल्स के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपनी आज़ादी की नहीं थी। वो जानते थे कि जब तक हर एक गुलाम आज़ाद नहीं हो जाता,
तब तक उनकी अपनी आजादी भी अधूरी है। तो उन्होंने यूनियन नेवी के लिए जहाज चलाना जारी रखा। हाँ, प्लांटर और दूसरे जहाजों को। वो उन खतरनाक पानी में नेविगेट करने वाले सबसे माहिर लोगों में से एक थे। और वो एक लड़ाई वाली घटना? हाँ, एक लड़ाई के दौरान तो जब जहाज का गोरा कप्तान दुश्मन की गोलियों से डरकर छिप गया तो स्मॉल्स ने कमान संभाली और जहाज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इस बहादुरी के लिए उन्हें प्रमोशन देकर कप्तान बना दिया गया। हाँ, वो अमेरिकी सेना के पहले अश्वेत कप्तानों में से एक बने। युद्ध खत्म होने के बाद उनकी कहानी एक नया और शायद और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। वो अपने घर ब्यूफोर्ट वापस लौटे। हाँ, और उन्होंने जो किया वो अपने आप में एक कहानी है। उन्होंने युद्ध के दौरान कमाए हुए पैसों से ब्यूफोर्ट में एक घर खरीदा। ये कोई आम घर नहीं था। नहीं, ये वही घर था जहां वो और उनकी माँ गुलाम थे, उनके पूर्व मालिक का घर। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए। हाँ, जिस बरामदे पर वो शायद कभी झाड़ू लगाते थे, अब वो उसके मालिक थे। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का सौदा नहीं था, ये इतिहास को एक जवाब देना था। ये तो सच में पूरी बाजी पलटने जैसा है। जो कभी संपत्ति था अब वो मालिक बन गया था। बिल्कुल। तो एक सफल व्यवसायी बनने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। उन्होंने देखा कि कानूनी आजादी मिल जाना ही काफी नहीं है। जब तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी तब तक अश्वेत लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने पुनर्निर्माण काल के दौरान साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करने में मदद की। हाँ, और वो पहले राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए और फिर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कांग्रेस के लिए। तो जहाज चुराना शारीरिक हिम्मत का काम था, लेकिन कांग्रेस में अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना ये एक अलग तरह की लड़ाई रही होगी, शायद ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। अब लड़ाई तोपों से नहीं बल्कि शब्दों, कानूनों और बहसों से थी। उन्हें हर दिन उसी नस्लवाद का सामना करना पड़ता था जिससे वो भागे थे, लेकिन इस बार वो सूट बूट पहनकर और कानूनों की ताकत से लड़ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस में क्या किया? उन्होंने कांग्रेस में अमेरिका का पहला पब्लिक स्कूल सिस्टम बनाने के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने ऐसे नागरिक अधिकार कानूनों के लिए संघर्ष किया जो सार्वजनिक जगहों पर नस्लीय भेदभाव को खत्म करते। वो एक गुलाम से कानून बनाने वाले बन चुके थे। हाँ, तो ये थी रॉबर्ट स्मॉल्स की कहानी। एक लड़का जो गुलामी में पैदा हुआ और अपनी हिम्मत और होशियारी से एक युद्ध नायक, एक सफल व्यवसायी और अपने दौर के सबसे प्रभावशाली अश्वेत राजनेताओं में से एक बना। उनकी एक रात की दिलेरी ने न सिर्फ 16 लोगों को आजादी दिलाई बल्कि यूनियन को एक कीमती जहाज, बेशकीमती खुफिया जानकारी और साहस का एक ऐसा प्रतीक दिया जिसने बहुतों को प्रेरित किया। उनकी कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे गहरी योजना, तकनीकी हुनर और अटूट हिम्मत मिलकर रातों रात शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने उसी सिस्टम के औजारों का इस्तेमाल किया जिसने उन्हें दबाया था, उसी के जहाज, उसी के सिग्नल कोड, उसी की यूनिफॉर्म का, और उन्हीं औजारों को अपनी आजादी का हथियार बना लिया। और बाद में उन्होंने उसी देश के कानूनों का इस्तेमाल किया जिसने उन्हें गुलाम बनाया था, ताकि वो दूसरों के लिए बराबरी का रास्ता बना सकें। सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। रॉबर्ट स्मॉल्स की कहानी इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अक्सर वे लोग जिन्हें एक सिस्टम में सबसे कमजोर या महत्वहीन समझा जाता है, असल में उस सिस्टम की कमियों और खामियों को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी हमारे आसपास किन जगहों पर ऐसी छिपी हुई विशेषज्ञता और हिम्मत शक्ति के समीकरणों को बदलने का इंतजार कर रही है।